हम लोग पिछले क्लास तक देखे थे कि कैसे मॉडर्न हिस्ट्री को समझना है, कैसे 1947 तक 1757 से लेकर के 64 तक कैसे समझना है। अगर आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो आपके मन में स्वाभाविक है कि सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी और अंग्रेजों के बारे में ख्याल आता होगा। तो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे अपने आप को स्टेबल की, तो आपको पता है कि कौन कौन सा स्ट्रेटेजी लाई थी, कौन कौन सी उसकी पॉलिसी थी और कौन कौन सी उसका अप्रोच था, किस अप्रोच पे, किस रणनीति पे, किस नीति पर उसने भारत को धीरे धीरे गिरफ्त में या कब्जे में लिया था। याद रखो, ईस्ट इंडिया कंपनी हम बात कर रहे हैं, हमारा टॉपिक है आज का ब्रिटिश सरकार या ब्रिटिश शासन की स्थापना। ब्रिटिश शासन की स्थापना या एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी या ब्रिटिश रूल, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ब्रिटिश रूल या एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया। तो भारत में ब्रिटिश शासन की स्थापना कैसे? देखो, यह है बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक। अगर आप इसको समझ लोगे तो पूरा मॉडर्न हिस्ट्री आपको समझ में आ जाएगा। कल्पना करो कि एक तरफ ईस्ट इंडिया कंपनी है, दूसरी तरफ इसी की तरह और भी कंपनी है, जैसे फ्रेंच, पुर्तगीज, डेन, इस तरह से, हाँ, डच जिसको आपको कहते हैं, इस तरह से कई सारी कंपनियां हैं। क्या चाहती है? वो भी भारत में अपना बाजार चाहती हैं, भारत में अपना कमर्शियल बेनिफिट या व्यावसायिक बेनिफिट उठाना चाहती है। ठीक है। अब सोचो कि अगर किसी बाजार में बहुत सारी कंपनी हो तो स्वाभाविक है कि उन कंपनियों के बीच में एक प्रतिस्पर्धा होगा, जैसे आज भी होता है। किसी भी सेक्टर में चले जाओ तो एक नहीं, जब से ओपन मार्केट हुआ है, उदारीकरण या लिबरलाइजेशन हम लोगों ने अपनाया है, तो बहुत सारी कंपनियों को हम लोग मौका देते हैं। लिबरलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन की वजह से कई सारी कंपनियों को हम लोग अपॉर्चुनिटी देते हैं एक ही फील्ड में काम करने की। तो सपोज यहाँ पे इंडिया का मार्केट है या भारत का बाजार है, इसमें कई सारे ग्लोबल कंपनी है, जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी है, फ्रेंच कंपनी है, पुर्तगीज कंपनी है, डच कंपनी है, डेन कंपनी है। तो इनके बीच में ही प्रतिस्पर्धा होगा और जो जीतेगा, जिसका भारत के बाजार पर पकड़ हो जाएगा, वही भारत के बाजार से मैक्सिमम बेनिफिट उठा पाएगा। ठीक सिचुएशन यहाँ पे भारत के रिगार्ड में देखें तो 1746 से शुरू होता है, 1746 से शुरू होता है भारत में, जब ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच कंपनी आपस में लड़ती है। काहे के लिए? भारत के बाजार और भारत की सत्ता को कब्जा करने के लिए। ये लड़ाई है जिससे ये निर्णय होगा कि भारत के बाजार पर और भारत के राजनीतिक सत्ता पर किसकी नियंत्रण होगी, किस कंपनी के नियंत्रण होगी। जिस कंपनी के नियंत्रण होगी वही आने वाला 200 सालों तक भारत को अपने कब्जे में रखने वाला है, भारत के बाजार को अपने कब्जे में रखने वाला है। इस युद्ध को या इस संघर्ष को कर्नाटक का युद्ध कहा जाता है। कर्नाटक वॉर, कर्नाटक युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच के बीच। काहे के लिए लड़ा गया था? भारत के बाजार और भारत के सत्ता को अपने कब्जे में करने के लिए। याद रखो, यहां तक समझ में आ गया? अब थोड़ी सी और इसकी पृष्ठभूमि में जाओ। अब याद रखो, ये वो दौर है जब औरंगजेब के पतन के बाद मुगल शासन, जो भारत में एक शक्तिशाली शासन था या शक्तिशाली गवर्नमेंट था, सरकार था, औरंगजेब के मृत्यु के बाद धीरे धीरे पतन की ओर अग्रसर हो गया। मुगल कालीन भारत कई छोटे बड़े राज्यों में विभक्त हो गया। ये सभी छोटे बड़े राज्य अपने आप को संप्रभु या सोवरेन समझने लगे, किसी पर किसी का नियंत्रण नहीं था।
दक्षिण में कई छोटे बड़े राज्य स्वतंत्र हो गए, उत्तर में राजपूताना का क्षेत्र, सॉरी उत्तर पश्चिम और पश्चिम का क्षेत्र में राजपूताना, इधर कई मुगलों के जो सक्सेसर थे वो, इस तरह से छोटे बड़े कई राज्यों में भारत बंट चुका था। कोई केंद्रीय शक्ति नहीं था जो पूरे भारत को एक सूत्र में बांध करके रख सके, जैसा अशोक रखा था, जैसे अकबर रखा था, जैसे हर्षवर्धन रखने की कोशिश किया था, जैसे समुद्रगुप्त रखा था, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य ने रखा था, वैसा अब कोई शक्ति नहीं था। और जैसा औरंगजेब ने आखिरी जो प्रयास किया था वो औरंगजेब ने किया था। हाँ, जो भारत के संपूर्ण भारत तो नहीं, कुछ हिस्सा हमेशा ही भारत का उनके नियंत्रण से रहा। अक्सर कहा जाता है कि भारत में मुगलों के अधीन भारत था। याद रखो, मुगलों के अधीन संपूर्ण भारत कदापि नहीं रहा है। जहां पे भी कई ऐसे राज्य रहे हैं जो मुगलों से हमेशा कभी नहीं रहा है। तो ये कोरी कल्पना है, यथोथी कल्पना है, जिसमें यह कहा जाता है कि पूरा भारत कभी मुगलों के कब्जे में था। न तो सल्तनत काल में रहा है, या आप कह सकते हैं तुर्कों के काल में रहा है, और न तो मुगलों के काल में रहा है। हमेशा कुछ ना कुछ क्षेत्र सोवरेन रहा है और उससे लड़ता रहा है। तो परिस्थिति या पृष्ठभूमि यह है कि भारत कई छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ है, और इस टुकड़ों में बटे हुए भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी, फ्रेंच कंपनी, डेन कंपनी, पुर्तगीज कंपनी व्यापार करने के लिए आई हुई है। और मुगलों के पतन के बाद इनके मामले में हस्तक्षेप करने वाली कोई ऐसी शक्ति नहीं रह गई है। हाँ, कुछ शक्तियां हैं, जैसे इधर हैदर अली टीपू सुल्तान का स्टेट है कर्नाटक का, इधर मराठों का है, हाँ मैसूर का हैदर अली टीपू, और मराठों का पेशवा का राज्य या शिवाजी का राज्य जो है, हाँ शिवाजी और बाजीराव का। तो ये दक्षिण के वो दो शक्तिशाली स्टेट हैं जो कहीं ना कहीं गाहे बगाहे इनको नियंत्रित करते हैं। अब अगर अंग्रेजों का या फ्रेंच का इन पर नियंत्रण हो जाए, इन शक्तिशाली राज्यों पर नियंत्रण हो जाए, तो स्वाभाविक है कि भारत के बाजार पर और भारत के सत्ता पर इनका नियंत्रण हो जाए। इसी नियंत्रण को लेकर के, इसी प्रतिस्पर्धा को लेकर के ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच कंपनी के बीच में लड़ाई हुआ, जिसे हम बैटल ऑफ कर्नाटका या वॉर ऑफ कर्नाटका कहते हैं, कर्नाटक का युद्ध कहते हैं। तो याद रखो, ईस्ट इंडिया कंपनी या ब्रिटिश रूल को एस्टेब्लिश करने का जो पहला कदम उठाया गया वो उठाया गया फ्रेंच के साथ वॉर, या आप कह सकते हैं कि आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष, अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच संघर्ष। काहे के लिए? तो यहाँ की सत्ता पर कब्जा करने के लिए और यहाँ के बाजार, यहाँ के रिसोर्सेस पर अपना नियंत्रण स्थापित करने के लिए। अब ये आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष ही हमारा वो पहला चैप्टर है जो ये बताएगा कि कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में अपनी राजनीतिक सत्ता स्थापित की। अब ये 3 युद्ध हुआ है, याद रखो। कर्नाटक का पहला युद्ध, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। अब इन तीनों के बारे में आपको देखना है। तीनों में क्या क्या देखना है इसको जान लीजिए। यहां से पीटी के सवाल, क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मेंस में भी पूछे जाते हैं, लेकिन आप लोग के लिए एक सवाल यहां से अवश्य पूछा जाएगा, याद रखो, मॉडर्न हिस्ट्री में। फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, ये 3 है। तीनों में कुछ कॉमन चीज आपको फाइंड करना है। इसको कैसे बनाया जाए ताकि सब कुछ दिख जाए आप लोगों को एक ही साथ। ठीक है, हमको कंपेयर करना है फर्स्ट से, ताकि आपको एक ही बार में सब याद हो जाए। तो फर्स्ट में देखते हैं, फिर सेकंड देखेंगे, फिर थर्ड देखेंगे। फर्स्ट में सबसे पहला देखेंगे कि डेट या टाइम, फिर देखेंगे किसके किसके बीच में हुआ, ठीक है, या पार्टिसिपेशन, भागीदारी किसकी किसकी से। हम क्या बात कर रहे हैं? बैटल ऑफ कर्नाटका, वॉर ऑफ कर्नाटका, कर्नाटक का युद्ध। क्यों? क्योंकि कर्नाटक के युद्ध में जो विजय हासिल करेगा वही भारत को अपने कब्जे में लेगा। हाँ,
हाँ, तो फर्स्ट में देखेंगे डेट, भागीदारी, फिर देखेंगे कारण, काउजेस या फैक्टर, क्यों हुआ, फिर देखेंगे इसका परिणाम। ठीक है, ये तीन चीज हम लोग एक देखेंगे, फर्स्ट में भी, सेकंड में भी, थर्ड में भी, सेकंड एंड थर्ड, ये तीनों को याद रखना। पहला जो हुआ था वो 1746 से 48 के बीच में हुआ, लगभग 2 साल चला। ठीक है, इसमें भागीदार कौन कौन थे? तो अंग्रेज थे, ईस्ट इंडिया कंपनी थे, फ्रांसीसी थे और कर्नाटक का नवाब था जिसका नाम था अनवरुद्दीन। अंग्रेज, फ्रांसीसी और कर्नाटक का नवाब अनवरुद्दीन। क्या है कहानी हम बताते हैं, पहले ये फैक्ट याद रख लेना। क्यों हुआ था? तो ये आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष दरअसल आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष दरअसल अंग्रेजों और फ्रांसीसियों का जो यूरोप में आपस में लड़ाई होता था ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार को लेकर के। दरअसल ऑस्ट्रिया जो था वो उस समय एक पवित्र स्टेट कहलाता था। जितने भी यूरोपियन कंट्री हैं, ईसाई कंट्री, उनका जो हेड होता था ऑस्ट्रिया का ही प्रमुख राजा होता था। तो ऑस्ट्रिया का राजवंश का जो सक्सेसर, कि कौन सक्सेसर या उत्तराधिकारी बनेगा, यूरोप 2 गुटों में बट गया था। एक गुट में फ्रेंच शामिल था या फ्रांस शामिल था, दूसरे गुट में इंग्लैंड या अंग्रेज शामिल थे। तो वो जब भी वहां पे लड़ाई होता था यूरोप में उसका गाहे बगाहे प्रभाव उनकी कंपनियों पर भी पड़ती थी। जैसे आज भी आप देखेंगे, अगर भारत और पाकिस्तान के बीच संबंध खराब हो गया हो तो भारत और पाकिस्तान की कंपनियां अगर कहीं दूसरी जगह पे, दूसरे देश में एक साथ काम कर रही हो, दिन मनमुटाव हो जाता है, क्रिकेट पे असर पड़ जाता है, लोगों का आना जाना पर असर पड़ जाता है, जो कलाकार हैं उनको नहीं आने दिया जाता है, उनकी सिनेमा रोक दी जाती है, उनके कंसर्ट रोक दिए जाते हैं। तो उसी तरह से यहां पर भी था। अंग्रेज और फ्रांसीसी यूरोप में लड़ रहे थे, मनमुटाव था, और यहां पर भी आपस में उसी के वजह से लड़ जाते थे। शुरुआत क्यों हुआ? शुरुआत होने का कारण क्या था? तो हुआ यूं कि एक अंग्रेजी जहाज, फ्रांसीसी जहाज, पानी का जहाज, नौकायान आप कह सकते हैं, वो हिंद महासागर से अरब सागर की ओर जा रहा था। उस जहाज को अंग्रेजों ने पकड़ लिया। अब इसके वजह से यहां पे जो फ्रांसीसी गवर्नर था, नाम था उसका डुप्ले, इसी ने पहली बार सहायक संधि लाया था, लेकिन बाद में इसको एग्जीक्यूट अंग्रेजों ने ज्यादा बेटर तरीके से किया, लेकिन इसने शुरुआत इसी ने की थी। तो अंग्रेजों के जो फ्रांसीसियों का जो आप कह सकते हैं कि जलयान था, उस जलयान को अंग्रेजों ने पकड़ लिया। अब इसके वजह से डुप्ले और अंग्रेजों के बीच में तानातनी हो गई। अब हम आ रहे हैं कारण यह है, एक तो यूरोप में ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार को लेकर के मतभेद था। याद रखना, ये क्वेश्चन कारण भी आपसे पूछा जा सकता है कि क्यों कर्नाटक का प्रथम युद्ध हुआ था। ठीक है, तो ये सब याद रखना है, टाइम भी याद रखना। हालांकि टाइम नहीं पूछा जाता है, फिर भी मोटा मोटी ध्यान में रखना। यूरोप में ऑस्ट्रिया को उत्तराधिकार को लेकर के। और दूसरा कारण था फ्रांसिस, ये पोप का ये था। जैसे भारत जो है हिंदुओं का पवित्र भूमि है, मक्का इस्लाम का सबसे, यरूशलेम ईसाई का, हाँ, तो उसी तरह से यहाँ का जो पोप होता था वही प्रमुख, धार्मिक प्रमुख होता था, वही पूरा गाइड करता था यूरोपीय ईसाइयों को। और वहां का, जैसे कि इस्लामिक जगत में तुर्की का बादशाह खलीफा
पूरे इस्लामिक जगत का प्रमुख होता है, धार्मिक प्रमुख। तो उनका सक्सेसर को लेकर के स्वाभाविक है कि दो गुट में समुदाय या कम्युनिटी बट जाए। एक मिनट रुको। तो इसके लिए आपस में मतभेद हो गया। ऐसी स्थिति में डुप्ले ने मॉरिशस से, यहां पर मॉरिशस है, अगर आप देखें अफ्रीका के पास यहां दक्षिण में मॉरिशस है, ये फ्रांसीसियों का कॉलोनी हुआ करता था। ये इंडिया है, हिंद महासागर में, इंडियन ओशन में आप कह सकते हैं, हिंद महासागर में, हिंद ओशन में, यहीं पर मॉरिशस से, मॉरिशस कर रहा है, हाँ मॉरिशस से अपने सेनापति ला बुडाने, नाम है इसका यहां पे ला बुडाने, ला बुडाने को मदद के लिए बुलाया। अब ला बुडाने अपनी जल सेना को लेकर के चला और डुप्ले के साथ मिल करके अंग्रेजों का जो हेड क्वार्टर था मद्रास, वहां पर चढ़ाई कर दिया। और चढ़ाई करके यहां से रॉबर्ट क्लाइव को, वही रॉबर्ट क्लाइव जिसने प्लासी का युद्ध जीता था, जो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का रियल फाउंडर था, एक छोटा सा कर्मचारी था जो एक क्लर्क से अपना जीवन शुरू किया था और एक सेनापति के रूप में रिटायर होकर के गया था। तो सेनापति गवर्नर के रूप में रिटायर होकर के गया था। तो हिंद महासागर से ला बुडाने अपने सेना लेकर के मद्रास पहुंच गया और मद्रास को घेर लिया और रॉबर्ट क्लाइव को भी कब्जे में ले लिया। ला बुडाने ने कुछ पैसे लेकर के, लगभग 4 लाख पाउंड रुपए लेकर के मद्रास को अंग्रेजों को फिर वापस कर दिया ला बुडाने ने। लेकिन डुप्ले चाहता था कि इनकी कमर तोड़ दी जाए और इसने दोबारा मद्रास पर आक्रमण कर दिया। अब ऐसी स्थिति में अंग्रेज चले गए कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन के पास कि आप हमारी मदद कीजिए, नहीं तो हमारा ये छीन जाएगा। अब कर्नाटक का नवाब को भी इन लोगों के आपस का लड़ाई बर्दाश्त नहीं हो रहा था। जब किसी राज्य में 2 कंपनी लड़ती है, किसी देश में जब कोई 2 कंपनी या कॉर्पोरेट लड़ता है तो सरकार का चूल खड़ा हो जाता है, क्योंकि पूरी व्यवस्था डिस्टर्ब हो सकता है। यहां भी कुछ ऐसे ही हो रहा था। तो कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन ने इसमें ठीक है, तो ये परिस्थिति हुआ। अब ऐसी स्थिति में डुप्ले ने दोबारा मद्रास पर आक्रमण करने की योजना बनाई। अब मद्रास पर जब दोबारा आक्रमण करने की योजना बनी तो अंग्रेज भागे भागे कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन के पास गए। कर्नाटक कहां पे है आप देखेंगे है मैप में, भारत के किस नक्शे पे है आपको पता ही है, किस क्षेत्र में। यहां पे कर्नाटक में जब अंग्रेज मदद के लिए अनवरुद्दीन के पास पहुंचे तो अनवरुद्दीन भी तंग आ चुका था इनके लड़ाइयों से। तो बोला ठीक है, उसने अपनी 10,000 सेना लेकर के फ्रांसीसियों से भिड़ने के लिए चल दिया। और फ्रांसीसियों के पास कितनी सेना थी? 400, 350 अपनी सेना थी फ्रांसीसी, और लगभग इतना ही 750 भारतीय सैनिक थी। 1000 की सेना इधर थी और 10,000 की सेना इधर थी। दोनों के बीच में लड़ाई हुआ और कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन हार गए। 1000 फ्रांसीसी थे, 1000 फ्रांसीसी सैनिक थे, जिसमें 700, 750 भारतीय शामिल थे लगभग, और इतना ही 200-300 फ्रांसीसी थी। कहने का मतलब यह है कि मात्र 1000 की सेना 10,000 की सेना को पराजित कर देती है। ऐसा क्यों? क्योंकि फ्रांसीसी सेना डिसिप्लिन सेना थी बनिस्पत कर्नाटक के नवाब की। कर्नाटक के नवाब इनके हाथों पराजित हो गए। पराजित होने के बाद अब ये डिक्लेयर हो गया कि भारत की राजनीतिक सत्ता और बाजार पर किसका नियंत्रण होगा। लेकिन यह फैसला ज्यादा लंबे समय तक नहीं टिक पाया। क्यों नहीं टिक पाया? क्योंकि इसी समय वर्ष 1748 में यूरोप में जो ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार को लेकर के आपस में लड़ाई हो रहा था, वहां पे संधि हो गया, ट्रीटी हो गया। तो 1748 में एक्स-ला-चैपल का संधि हुआ। ये याद रखना है, पूछा जाता है कि किस संधि के तहत कर्नाटक का प्रथम युद्ध खत्म हो गया।
तो एक्स-ला-सैपल की संधि हुई 1700, हाँ, एक्स-ला-सैपल की संधि में, ट्रेटी में ऑस्ट्रिया का जो उत्तराधिकार का युद्ध था वो खत्म हो गया, और उस युद्ध के खत्म होने के उपरांत भारत में भी अंग्रेज और फ्रांसीसियों का संघर्ष विराम ले लिया, कुछ वर्षों के लिए, न कि हमेशा के लिए। कुछ वर्ष यानी सिर्फ और सिर्फ 1 वर्ष के लिए। 1 वर्ष तक यहां पर युद्ध विराम लग गया। मद्रास वापस अंग्रेजों को लौटा दिया गया और जो जैसी स्थिति थी यथास्थिति बना दिया गया। तो कर्नाटक का प्रथम युद्ध में ये डिसाइड हो गया कि सुपर पावर कौन, देन फ्रांसीसी और उसका गवर्नर डुप्ले। यूरोप में हुआ था 2 पक्षकारों के बीच में, एक पक्षकार जो ऑस्ट्रिया के सक्सेसर के, जो औपचारिक सक्सेसर था उसके बीच, और जो दावेदार था उसके बीच जो युद्ध हुआ था, उनके बीच में वो संधि हुआ था, न कि अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच। वहां 2 गुटों में यूरोप बटा हुआ था। जैसे आज दुनिया यूक्रेन को लेकर के 2 गुटों में बट गई है। एक गुट रसिया की तरफ है, एक गुट यूक्रेन की तरफ है। यूरोप के कुछ देश रसिया के तरह साथ भी हैं, यूरोप के कुछ देश यूक्रेन के साथ भी हैं। समझ में है मेरी बात? हाँ। तो पहला युद्ध क्यों हुआ, परिणाम क्या हुआ? परिणाम हुआ संधि, एक्स-ला-सैपल की संधि, और इस संधि के द्वारा युद्ध विराम, 1 वर्ष तक युद्ध विराम। ठीक है। अब आइए दूसरा, सेकेंड वॉर। फर्स्ट वार आप समझ गए 1746 से 48 के बीच में होगा। अब आइए देखते हैं सेकेंड, कौन कौन था, किसके किसके बीच में हुआ, इसको देखते हैं। उनचास से लेकर के 54 तक चला है वर्ष सेकेंड कर्नाटक का युद्ध। 1749 से 54 तक चला, लगभग 5 वर्षों तक चला। अब ये जो युद्ध हुआ, ये युद्ध अवसर को भुनाने के लिए हुआ क्या था कि दरअसल मुगलों के पतन के बाद दक्षिण में 2 शक्तिशाली राज्य थे। एक तो हैदराबाद था, जो मुगलों का प्रांतीय गवर्नर हुआ करता था, हैदराबाद का निजाम, इसको आप एक से समझ लीजिए। दूसरा कर्नाटका था। ये 2 शक्तिशाली राज्य थे दक्कन में, जो मुगलों के प्रतिनिधि के रूप में थे, मुगलों के उत्तराधिकारी थे। मुगल का पतन हो गया था, लेकिन इस्लामिक रूल इनके वजह से चल रहा था। अब इनके बीच इनका जो अंदरूनी मामला है उत्तराधिकार को लेकर के, कौन नवाब बनेगा, कौन यहां का सुल्तान बनेगा, इस लड़ाई में हमेशा ही एक तरफ अंग्रेज तो दूसरी तरफ फ्रांसीसी हो जाया करते थे। एक तरफ अंग्रेज तो एक तरफ फ्रांसीसी। तो दूसरा युद्ध दरअसल भारतीय पृष्ठभूमि में ही तैयार हुआ, कारण भारत ही था। याद रखना है कि इन दोनों का एक ही मकसद है कि कैसे यहां की सत्ता पर अधिक से अधिक अपना प्रभाव जमाया जाए और उस प्रभाव का फायदा उठा करके यहां के बाजार पर अपना कब्जा किया जाए। ठीक है। तो दूसरा युद्ध का कारण है हैदराबाद और कर्नाटका के उत्तराधिकार के लिए संघर्ष। पहला हुआ यूरोप के बीच जो ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार था उसके वजह से हुआ। दूसरा भारत में कर्नाटक और हैदराबाद का उत्तराधिकार को लेकर के हुआ। ठीक है। दरअसल हुआ क्या, एक एक करके कहानी देखते हैं। हैदराबाद में निजाम था आसफ जाह। आसफ जाह की मृत्यु के बाद उसका उत्तराधिकारी बना नासिर जंग। नाम याद रखना। हैदराबाद स्टेट जहां का ओवैसी है, जहां के टी राजा हैं
हैदराबाद का ही टी राजा है, बीजेपी का सांसद विधायक है, कट्टर हिंदूवादी नेता है। जैसे असीसुद्दीन ओवैसी हैं, भड़काते हैं मुसलमानों को, उसी तरह से ये भी भड़काता है हिंदुओं को, लामबंद करता है। जहाँ चार मीनार है, असीसुद्दीन ओवैसी, आसफ जा की मृत्यु के बाद, इसके डेथ के बाद नासिर जंग यहाँ का उत्तराधिकारी बना, हैदराबाद का नवाब बना। लेकिन दूसरी ओर इसका जो आसफ जाह का पोता था मुजफ्फर जंग, अब यहां पे दो दावेदार हैं, एक नासिर जंग और दूसरा है मुजफ्फर जंग। हैदराबाद के उत्तराधिकार में दो दावेदार हैं, एक है नासिर जंग जो औपचारिक रूप से आसफ जाह के बाद हैदराबाद का नवाब बन बैठता है, लेकिन आसफ जाह का पोता है मुजफ्फर जंग जो नासिर जंग को इसकी सत्ता या इसकी नवाबी पसंद नहीं है और चाहता है कि वो खुद नवाब बन जाए। समझ में आया? दोनों के बीच नासिर जंग गद्दी पर बैठा, नवाब बना, तो मुजफ्फर जंग चाहता था कि काश हम बन जाते। अब ऐसी स्थिति में, जैसे कि अभी भी देखो, जब भी चुनाव होता है तो सरकार बनाने के लिए दो पार्टियां या बहुत सारी पार्टियां आपस में लड़ जाती हैं, और खुद नहीं लड़ती है बल्कि लोगों को लड़वा देती है, दंगा करवा देगी, अशांति फैला देगी, बम ब्लास्ट करवा देगी, सामूहिक जनसंहार करवा देगी, जो लीड कर रहा है उसकी हत्या हो जाएगी, ताकि लोग उससे भड़क करके उसकी तरफ चले जाएं। तो हैदराबाद में भी कुछ स्टेट वार या सिविल वार की स्थिति पैदा हो गई थी, गृह युद्ध की स्थिति पैदा हो गया था कि किसको नवाब बनाया जाए, और नवाब नासिर जंग बन चुका था आसफ जाह के बाद। इस विकट स्थिति का फायदा याद रखो, राजनीति में जब भी, ये राजनीति है, राजनीति में संकट अपोजिशन के लिए या विरोधी के लिए हमेशा अवसर होता है। राजनीति में अगर आप संकट में घिर गए हैं, चाहे व्यक्ति हो चाहे दल हो, तो अपोजिशन के लिए वो एक अच्छा अवसर होता है। ये बात है। तो सेम सिचुएशन यहां पर भी है। जब नासिर जंग और मुजफ्फर जंग के बीच में आपस में मतभेद होने लगा, तो वैसी स्थिति में अब अंग्रेज और फ्रांसीसी भी दो पक्षकार के रूप में सामने आ गए। मुजफ्फर जंग के फेवर में खड़ा हो गया फ्रांसीसी और नासिर जंग के फेवर में खड़े हो गए अंग्रेज। अब जैसे वहां पे हुआ था यूरोप वाला लड़ाई, तो यहाँ पे कर्नाटक के नवाब उसके पक्ष से लड़े थे अंग्रेजों की तरफ से, तो उसी तरह से अब नासिर जंग के फेवर में चले गए अंग्रेज और मुजफ्फर जंग के फेवर में चले गए फ्रांसीसी। इसी तरह से कर्नाटक में भी है। कर्नाटक में का नवाब अनवरुद्दीन था, आपको पता ही है, प्रथम युद्ध में यह लड़ा था। हाँ, कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन था। अनवरुद्दीन के मृत्यु के उपरांत जो इसके विरोधी थे, सॉरी, और अनवरुद्दीन के समय में ही आप कह सकते हैं कि जो इसके विरोधी थे अनवरुद्दीन के, वो, तो हम लोगों ने देखा कि एक तरफ उसने हैदराबाद के जो अवैधानिक या अनएथिकल दावेदार था, सक्सेसर था मुजफ्फर जंग, उसके फेवर में फ्रांसीसी गए। उसी तरह से कर्नाटका में भी, कर्नाटका में अनवरुद्दीन नवाब था और फर्स्ट आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध में अनवरुद्दीन फ्रांसीसियों के खिलाफ लड़ा था, 10,000 का सेना लेकर के, पराजित भी हुआ था। ऐसी स्थिति में स्वाभाविक है कि इसकी सत्ता को चुनौती देने वाला चंदा साहब को फ्रांसीसियों ने अपना समर्थन दिया, तो अनवरुद्दीन को अंग्रेजों ने। अब दक्षिण भारत में भी
दो गुटों में कंपनी बट गई। एक गुट फ्रांसीसियों का जो मुजफ्फर जंग और चंदा साहब के साथ है, तो दूसरा गुट अंग्रेजों का जो नासिर जंग और अनवरुद्दीन के साथ है। फ्रांसीसी गवर्नर चंदा साहब इससे पहले का जो एक नवाब था दोस्त अली, उसी का दामाद था, दोस्त अली का दामाद था। और कहीं ना कहीं ये दावेदार समझता था कि हम कर्नाटक का नवाब बने। ठीक है, ये जो स्थिति पैदा हुआ, इस स्थिति में डुप्ले का मनोबल हावी था। उसको लगा था कि पहला युद्ध तो इनको पराजित करके जीत ही चुके हैं, अंग्रेजों को झुका ही चुके हैं, तो दूसरी बार भी कर ही लेंगे। तो उसने क्या किया कि एक सैनिक टुकड़ी लेकर के युद्ध में अनवरुद्दीन को और नासिर जंग को दोनों को मार दिया, पराजित करके मार दिया। मारने के उपरांत हैदराबाद में मुजफ्फर जंग को नवाब बनाया और कर्नाटक में चंदा साहब को नवाब बना दिया। अब हैदराबाद और कर्नाटक दोनों के नवाब फ्रांसीसियों के कठपुतली बने। डुप्ले ने, हाँ, फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने अपने सेना के मदद से इन दोनों को युद्ध में पराजित करके मार डाला और मारने के उपरांत मुजफ्फर जंग को हैदराबाद का और चंदा साहब को कर्नाटक का नवाब बना दिया। अब इसके एवज में डुप्ले को बहुत कुछ मिलता है। क्या मिलता है? डुप्ले को चंदा साहब यहाँ पे जो एक नॉर्दर्न स्टेट या उत्तरी सरकार था, एक क्षेत्र है उत्तरी सरकार, यहां का प्रमुख बना दिया गया। उपहार में मिला, किसके द्वारा? कर्नाटक के द्वारा। नॉर्दर्न सरकार, उत्तरी सरकार, उत्तरी सरकार मिला डुप्ले को उपहार के रूप में कि आपने मदद किया है इसके लिए। ठीक है, हाँ, मुजफ्फर जंग को ठीक है। तो क्या हम बोल रहे थे? हाँ, उपहार के स्वरूप में मुजफ्फर जंग के द्वारा जो हैदराबाद का नवाब बना, वो उत्तरी सरकार दिया, प्लस कृष्णा नदी का जो दक्षिण का क्षेत्र था उसका भी वो गवर्नर बना दिया। याद रखो, मुगलों का प्रतिनिधि के रूप में हैदराबाद का नवाब हुआ करता था, इधर का रिप्रेजेंटेटिव यही हुआ करता था। मुगल उत्तर में देखते थे तो उसका रिप्रेजेंटेटिव के रूप में हैदराबाद के नवाब हुआ करते थे। इसीलिए आज भी हैदराबाद के नवाब अपने आप को, जो ओवैसी का खानदान है या वहां के मुसलमान है, अपने आप को मुगल ही समझते हैं। हालांकि वो है नहीं, उनसे उनका कोई लेना देना नहीं है। उज्बेक और मंगोल का क्रॉस ब्रीड थे मुगल, बाबर। तो उज्बेक और मंगोल का खून थोड़े ना है यहाँ के मुसलमानों में। ये तो सब हिंदू थे बेचारे, तलवार के बल पे सलवार बदल दिए और बन गए बेचारे मुसलमान। तो यहां भी स्थिति कुछ ऐसे ही है। फ्रांसीसियों ने जब इन पर इनकी औकात दिखाई तो ये बेचारे डर से अपने औकात में आ गए और धीरे धीरे रिवार्ड देने लगे। तो हैदराबाद के निजाम ने उत्तरी सरकार और कृष्णा नदी का दक्षिण का क्षेत्र गवर्नर के रूप में डुप्ले को दे दिया। डुप्ले ने अपना एक अधिकारी जिसका नाम था बुस्सी, कैप्टन था, बुस्सी को हैदराबाद के दरबार में रख दिया, इसलिए ताकि कल को अंग्रेज इस पे आक्रमण न करे। अब यहीं से दरबार के इंटरनल मामले में हस्तक्षेप शुरू हो गया। कप्तान के रूप में हैदराबाद में बुस्सी को डुप्ले रख दिया। ये कुछ स्थिति रही आरंभ की। अंग्रेज बेचारे साइड हो गए, जहां देखो वहीं फ्रांसीसी हावी हो गए। उनका पसंद का सरकार बन गया। कर्नाटक में भी नवाब चंदा साहब, उनका कठपुतली मुजफ्फर जंग, उनका कठपुतली उत्तरी सरकार
उपहार में मिल गया, दक्षिण का गवर्नर नियुक्त कर दिया गया। अब इनको क्या चाहिए? अब अंग्रेज बेचारे क्या करते? अंग्रेज जो मद्रास में यहाँ बैठे हुए हैं, अब ये छटपटा रहे हैं, ये भी अवसर की तलाश में है। इनको भी अवसर चाहिए कि किसी तरह से हम भी फिर से वापस करें, कम बैक करें। इनको मौका मिला। कब मौका मिला? जब कर्नाटक का नवाब चंदा साहब के भय से भाग करके अनवरुद्दीन का पुत्र मोहम्मद अली, अब आगे की कहानी कैसे कर्नाटक के दूसरा युद्ध में अंग्रेजों का प्रवेश होता है। तो यहां पे स्थिति यह है कि कर्नाटक का जो नवाब है चंदा साहब, चंदा साहब के डर से यहां के पहले का नवाब अनवरुद्दीन का पुत्र मोहम्मद अली, ये नाम नहीं भी याद रखोगे तो भी ठीक है, ये पूछा नहीं जाएगा आपसे, लेकिन हम बता दे रहे हैं। मोहम्मद अली चंदा साहब के डर से भाग करके त्रिचिन्नापल्ली चले आया, भाग गया, कर्नाटक छोड़ करके भाग गया कि कहीं उसकी भी हत्या ना हो जाए। ये अवसर मिला अंग्रेजों को। अंग्रेजों ने इसको अपना संरक्षण दिया। अंग्रेजों ने संरक्षण दिया। कर्नाटक का नवाब चंदा साहब ने इसको दौड़ाना, पीछा करना शुरू किया कि इसकी हत्या कर ही दिया जाए, नहीं तो कल को ये दावेदार हो सकता है। ये क्या किया कि फ्रांसीसी सेना के साथ मिल करके इसका पीछा करते हुए त्रिचिन्नापल्ली पहुंच गया और इसके साथ साथ मद्रास को भी घेर लिया गया। फ्रांसीसी और कर्नाटक के नवाब के द्वारा मद्रास को भी घेर लिया गया और त्रिचिन्नापल्ली को भी। अब अंग्रेजों के सामने, अंग्रेज इस समय बहुत ही कुटिलतापूर्वक और चातुर्यपूर्ण रणनीति के साथ इस मंजर से बाहर निकले, नहीं तो इनका इतिश्री यहीं हो जाना था। अंग्रेजों ने क्या किया कि इनका ध्यान भटकाने के लिए कर्नाटक का नवाब, कर्नाटक का जो राजधानी था अर्काट, इनकी राजधानी हुआ करती थी अर्काट, अर्काट को घेर लिया। ये इधर भीड़े रहे, मद्रास को घेरे रहे, त्रिचिन्नापल्ली में रहे। इधर क्या किया अंग्रेज के कर्नाटक की राजधानी अर्काट को रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में घेर लिया गया। अब जब नवाब चंदा साहब को पता चला कि उनकी राजधानी घिर चुकी है और राजधानी पर अगर कब्जा हो गया देन उनका राज्य भी जा सकता है, वैसी स्थिति में बेचारा ये भागा भागा वापस गया। अर्काट, अर्काट ARCAT। हाँ ठीक है। तो चंदा साहब और डुप्ले दोनों की सेना मिल करके भी अर्काट को फ्री नहीं कर पाई अंग्रेजों से। एक मिनट रुक जाओ। ठीक है, तो चंदा साहब की राजधानी अर्काट को अंग्रेजों ने, विशेष करके रॉबर्ट क्लाइव ने घेर लिया और डुप्ले की सेना और चंदा साहब की सेना दोनों मिल करके भी अपनी राजधानी को अंग्रेजों से मुक्त नहीं करा पाए और दोनों के दोनों इस युद्ध में पराजित भी हुए। पराजित होने के बाद चंदा साहब भाग करके तंजौर चले आया। तंजौर, इसी तंजौर में इसकी हत्या कर दी गई। चंदा साहब की हत्या हो गई। चंदा साहब की हत्या के बाद मोहम्मद अली को कर्नाटक का नवाब घोषित कर दिया गया। अब पहली बार फ्रांसीसी जो सबसे ताकतवर कंपनी थी अंग्रेजों के हाथों पराजित हो जाती है और यह पराजय एक तरह से अपमान के रूप में होता है। परिणाम स्वरूप 1754 ईस्वी में डुप्ले को वापस फ्रांस बुला लिया जाता है और उसके जगह पे फ्रांसीसी गवर्नर के रूप में भारत में
गोडेहू की नियुक्ति होती है। गोडेहू फ्रांसीसी गवर्नर बन करके आता है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि कर्नाटक के प्रथम युद्ध या द्वितीय युद्ध और तृतीय युद्ध के समय फ्रांसीसी गवर्नर कौन था? तो याद रखना है डुप्ले, उसके बाद गोडेहू। ठीक है। तीसरा युद्ध के बारे में हम लोग कल पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, और क्यों पराजित हुए अंग्रेज ये भी हम लोग कल देख लेंगे सुबह वाले सेशन में। ठीक है, ताकि आपको क्लियर हो जाए। यहीं से हो सकता है आपको सवाल